अस्सलाम स्टूडेंट्स, एरएलएस फिजिक्स फोर्स एंड मोशन का लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा बता दूं, देखिए संडे को वेक्टर का क्विज होना है। तो स्टूडेंट से बोला था कि संडे को, क्योंकि सैटरडे संडे को हमें कुछ थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं, तो तब आप संडे को क्विज ले लीजिएगा। तो फिर हमने कहा चले ठीक है, तो संडे को आपका क्विज ले लेती हैं। तो देखिए, जो हर क्विज हमने चैप्टर का लेना है ना, तो इसको आपने पेपर जैसी इंपॉर्टेंस आपने देनी है। ये नहीं करना कि जस्ट जब क्विज का लिंक सेंड हो तो जस्ट उसको ओपन करके अटेम्प्ट करने बैठ जाएं। पूरी तैयारी के साथ आप इस क्विज को ओपन वो अटेम्प्ट करना है। वहां से फिर आपको आइडिया होगा कि आपको कितनी आपकी मेमोरी अच्छी है, कितने आपके कंसेप्ट अच्छी हैं, कौन सा कंसेप्ट आपको याद रह गया, कौन सा कंसेप्ट आपको भूल गया। तो चूंकि वेक्टर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसके 40 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। 40 एमसीक्यूज होंगे और आपको 20 मिनट दिए जाएंगे सिर्फ। 50 में या 40 एमसीक्यूज के लिए आपको 18 या 20 मिनट दिए जाएंगे, ओके। उसको आपने उसको सॉल्व करना है। उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे। वॉइस मैंने आज मेरे हैंड फ्री मेरे पास नहीं है, तो मुझे आपकी वॉइस की समझ नहीं आएगी, तो आप काइंडली चैट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ट्रिकी क्वेश्चन भी होंगे, पास पेपर में से भी होंगे, और ये सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो लेकिन पूरी तैयारी के साथ आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। पहला क्विज में अच्छा रिस्पॉन्स आया था, लेकिन सबने अटेम्प्ट नहीं किया था क्विज मेजरमेंट्स का। लेकिन जिस स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था उन्होंने तैयारी के साथ ही किया था। इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप हर क्विज को पूरी ईमानदारी और ध्यानदारी से करेंगे। गूगल का आपने यूज ड्यूरिंग द क्विज आपने नहीं करना। तो जो क्विज है वो क्वेश्चन आपको आता है वो बस अटेम्प्ट करना है, तुक्के भी ना मारा करें, ठीक है ना। क्योंकि पेपर में आपने तुक्के नहीं मारने होते, तो इसलिए जो सवाल आपको नहीं ना आता उसको वैसे छोड़ दिया करें, ताकि फिर आपको आइडिया हो कि ये अगर मेरे 40 एमसीक्यूज थे तो मैंने सिर्फ 20 पे टिक किया है, तो इसका मतलब है 20 मुझे क्वेश्चन नहीं आते, तो इसका मतलब है पेपर में मेरे 50% मार्क्स आएंगे। तो इस तरह आपने क्विज को अटेम्प्ट करना है, ओके। बाकी जो सवाल होंगे वो फिर आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा। तो अब ये सारे जो हमने चैप्टर पढ़ा है ना, फोर्स एंड मोशन, उसका जो निचोड़ होता है जिसको हम पंजाबी में या उर्दू में खुलासा कहते हैं, तो वो अब हमने यहाँ पर पढ़ना है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द बॉडी देयर इज चेंज इन द लोकेशन ऑफ द बॉडी। जब ट्रांसलेशन मोशन होती है तो बॉडी की लोकेशन में चेंज आता है। तो जिनको मैं हाईलाइट करूंगा वो इंपॉर्टेंट होंगे, उनको आप अच्छी तरह से देख लेना है। ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी देयर इज चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोकेशन में चेंज हो रहा है ट्रांसलेशनल में, और रोटेशनल में क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन में चेंज हो रहा है। while there is no change in the location of the body from the axis of rotation। क्योंकि अगर आप लट्टू की एग्जांपल ले लें, लट्टू जहां पर होता है वहीं पे रहता है, यानी कि उसकी लोकेशन सेम रहती है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो बदलती रहती है। उसकी जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन। तो रोटेशनल मोशन में डायरेक्शन बदलती है और लोकेशन में चेंज नहीं आता। और ये बात हो रही रोटेटरी मोशन की, रोटेशनल मोशन की, क्योंकि अब आप जानती हैं रोटेटरी या रोटेशनल मोशन में बॉडी खुद घूमती है। सर्कुलर मोशन रोटेटरी मोशन से डिफरेंट होती है। सर्कुलर मोशन क्या से होती है, बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो वहां पर बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज होती है, ओरिएंटेशन भी चेंज होती है, और बॉडी की लोकेशन भी चेंज होती है। ट्रांसलेशन मोशन में ओनली लोकेशन चेंज होगी, ओरिएंटेशन सेम रहेगी, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं होती। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन भी चेंज होगी और लोकेशन भी चेंज होगी, और रोटेशनल मोशन में सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन चेंज होगी, लोकेशन चेंज नहीं होगी। डिफरेंस बिटवीन द ओरिएंटेशन एंड लोकेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है समीना डायरेक्शन, और लोकेशन का मतलब होता है पोजीशन। जैसे जो लट्टू होता है ना, लट्टू की जब आप घुमाती हैं तो जिस जगह पर लट्टू होता है ना वो उस जगह पर बैठ के घूमता है, तो यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होता। अगर लट्टू यहाँ पर है वो यहीं पे रहेगा, वो यहाँ पर या यहाँ पर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ मैथमेटिकल पॉइंट।
This concept is introduced to study the motion of a body in a simpler manner. रियलिटी में पॉइंट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये जस्ट मैथमेटिकल पॉइंट है जिसको हम क्या, क्योंकि जो भी बॉडी होती है ना उसको हम वो जैसे एक बंदर है, बंदर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो बंदर को जब आपने कैलकुलेशन करनी है ना तो बंदर को आपने एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेना है और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस को आपने क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम से फिर आप क्या कर सकती हैं, उसको आसानी से आप उसको समझा सकती हैं। सर वो पॉइंट अगेन रिपीट कर दीजिएगा। व्हेन हियर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, टाइम ऑफ परसेंट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। मरियम ने ये बोला था जब ये रेजिस्टेंस नहीं होगी तो बॉडी ने जाहिर है कि सेम टाइम पे नीचे आना है, तो बॉडी ने सेम टाइम पे नीचे आना है, तो सेम टाइम पर ऊपर जाना है, तो फिर जाहिर है कि दोनों का टाइम ऑफ एसेंट है। एसेंट का मतलब होता है ऊपर जाना और डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना। तो चूंकि ग्रेविटी की दोनों पे सेम लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो जो जब ग्रेविटी के जेर से आप मूव करते हैं ना तो वो मैथ इंडिपेंडेंट मोशन होती है, क्योंकि आप इक्वेशन ऑफ मोशन में आप मैथ को वहां पर कोई ट्रिगर नहीं होता। तो चाहे हल्का मैथ हो या भारी मैथ हो, दोनों ने सेम टाइम पर नीचे से ऊपर जाएंगे और सेम टाइम पर ऊपर से नीचे आएंगे। क्लियर है मरियम? द चॉइस ऑफ द ओरिजिन इज प्योरली आर्बिट्रेरी। तो चॉइस ऑफ ओरिजिन आपकी मर्जी है कि कौन सा आपने चूज करना है, कोई इसका मतलब स्पेसिफिक नहीं है कि ये आपने वो चूज करना है। आपकी मर्जी है, जहां से मर्जी आप इसको चूज कर लें, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने किस तरह कहाँ से इमोशन को ऑब्जर्व कर रही हैं। अगर एक बंदा यहाँ से बैठ कर इमोशन को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिहाज से उसका ओरिजिन ये हो जाएगा। अगर एक बंदा यहाँ से बैठ कर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका ओरिजिन फिर यहाँ से हो जाएगा। अगर बंदा यहाँ से कर रहा है तो यहाँ से हो जाएगा। यानी कि ओरिजिन कोई फिक्स ओरिजिन वो नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पर है। Next step, for one-dimensional motion, the angle between the acceleration and velocity is either 0 or 180 degree and it does not change with time. जो 1D मोशन होती है उसमें वो जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल सिर्फ और सिर्फ या 0 हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है। अगर 0 है तो या 180 डिग्री, ना तो इनके अलावा कोई एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि या तो पैरेलल हो सकती हैं या एंटी पैरेलल हो सकती हैं। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब दोनों के दरमियान सेम एंगल होगा, यानी कि पैरेलल होंगे, यानी कि 0 डिग्री होगा। जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है इन केस ऑफ 1D, तो तब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, तो तब दोनों में 180 डिग्री एंगल होता है। अब वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, यहाँ से मोशन से यहाँ से आप चले, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती जा रही है, तो एंगल तो पूरी मोशन में सेम ही रहेगा ना 0 से, क्योंकि वे सारे केस में इस सारी मोशन में वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, तो लिहाजा पूरी जर्नी में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन 0 डिग्री ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ये बात उसने लिखी है कि टाइम के लिहाज से उसकी जो डायरेक्शन है, ये मतलब दोनों के दरमियान जो एंगल है वो चेंज नहीं होता। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है इस पूरी जर्नी में, चूंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो लिहाजा इस पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन वेलोसिटी के दरमियान एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। ना 180 डिग्री से कम होगा ना 180 डिग्री से ज्यादा होगा। यहाँ पर ना 0 से कम होगा ना 0 से ज्यादा होगा। 5, 10, 15, 25, 50 वो वाला एंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1D परफॉर्म कर रहे हैं तो 1D में ये दो एंगल ही पॉसिबल है, 0 या 180 डिग्री। इसके अलावा और एंगल करेंगे तो वो फिर 2D हो जाएगा। एयर रेजिस्टेंस जब का आप कंसीडर करेंगे ना, तो चूंकि जो एयर रेजिस्टेंस होती है तो वो डिपेंड करती है मोशन पे। जितनी आपकी मोशन तेज होती है उतनी एयर रेजिस्टेंस की फोर्स ज्यादा लगेगी। अगर आप मोशन स्लो कर रही हैं तो एयर रेजिस्टेंस आप पे कम एक्ट करेगी। जैसे पैराशूट होता है, तो पैराशूट आप इसलिए बांधते हैं ताकि वो मोशन आपकी वो कम कर दे, स्पीड आपकी कम कर दे। जब आपकी स्पीड कम होती है तो ये रेजिस्टेंस भी आप पे कम लगती है, वो फिर आप सेफली आप क्या करते हैं, लैंड कर जाती हैं।
तो इसी तरह जब आप ऊपर से नीचे आती हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे ग्रेविटी की फोर्स हर टाइम के गुजरते टाइम के साथ ज्यादा होनी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर है ना तो आप नीचे आ रहे हैं, ग्रेविटी की फोर्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। चूंकि ग्रेविटी की फोर्स इंक्रीज हो रही है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो जितनी ज्यादा फोर्स ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन ज्यादा कब होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगी। चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा कब होगी? जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से वो फिर क्या करता है, क्योंकि उसकी बॉडी, इसकी जो मोशन है, उसकी जो स्पीड है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो लिहाजा तो जो एयर रेजिस्टेंस वो ज्यादा एक्ट करेगी। तो इसलिए जब आप ऊपर से नीचे फॉल करते हैं तो वो लेट आप जमीन पर पहुंचेंगे। दो बॉडीज हैं सेम टाइम पर, एक को आपने नीचे से ऊपर फेंकना है और एक को ऊपर से नीचे फेंकना है। दोनों केसेस में एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। तो जो बॉडी नीचे से ऊपर फेंक रही है वहां पर क्या होता है, नीचे से बॉडी ऊपर जा रही है तो फोर्स हर गुजरते लम्हे के साथ कम हो रही है, क्योंकि बॉडी और अर्थ के दरमियान फासला बढ़ रहा है। फासला बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो फोर्स बहुत तेजी से ड्रॉप होगी, बहुत तेजी से ड्रॉप होगी, तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि फोर्स ही तो होती है जो स्पीड को इंक्रीज या वो डिक्रीज करती है। यहाँ पे फोर्स कम हो रही तो स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जाके स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए मोशन उसकी डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो जब स्पीड डिक्रीज होगी तो एयर रेजिस्टेंस, जो कि एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, जितनी मोशन होगी उसके कोरस्पॉन्डिंगली ये रेजिस्टेंस उस पर एक्ट करेगी, ताकि उसकी मोशन को रोका जा सके। और ये रेजिस्टेंस की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा ये एक्ट नहीं करेगी। यही वजह है, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाती है तो मोशन की उसकी जो स्पीड है डिक्रीज होती है। क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एयर रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, बॉडी को रोकना। तो चूंकि उसकी स्पीड डिक्रीज है तो उसको थोड़ी सी फोर्स चाहिए बॉडी को रोकने के लिए। तो इस वजह से जब आप नीचे से ऊपर जाने में एयर रेजिस्टेंस कम लग रही है तो वो जल्दी पहुंच जाएगा ऊपर। ऊपर से नीचे आने में एयर रेजिस्टेंस क्योंकि ज्यादा लग रही है तो बॉडी क्या करेगी, लेट पहुंचेगी। क्लियर है? LPHRG2। सर पैराशूट हमारी स्पीड कैसे कम करता है एरिया बढ़ने की वजह? हाँ जी फजीला, एरिया हम इसलिए वो पैराशूट के एरिया ज्यादा करती हैं ताकि उस पर जो एयर रेजिस्टेंस वो ज्यादा एक्ट करे। क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स होती है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना आपका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी एयर रेजिस्टेंस आपको ज्यादा वो लगेगी। तो चूंकि पैराशूट का वो एरिया ज्यादा होता है तो एयर रेजिस्टेंस पर ज्यादा एक्ट करेगी। तो ज्यादा एक्ट करने की वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है फॉर टू डायमेंशनल मोशन। मैंने अभी आपको बताया कि टू डायमेंशनल मोशन में एंगल आपका 0 या 180 के अलावा होगा, क्योंकि जब एंगल 0 होता है या 180 होता है आपकी बॉडी 1D में आ जाती है। लेकिन जब आपका एंगल 1 डिग्री हो जाए, 2 डिग्री हो जाए, 3 डिग्री हो जाए, तो फिर आप किस में चले जाते हैं, फिर आप 2D में चले जाती हैं। तो यही उसने बात की है कि 1D में एंगल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान 0 या 180 डिग्री होगा, और 2D में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल 0 या 180 के अलावा होगा। और ये चेंज भी होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि 1D में चेंज नहीं होगा एंगल, या तो पूरी जर्नी में 0 रहेगा या पूरी जर्नी में 180 डिग्री रहेगा। लेकिन 2D में एंगल चेंज भी होता जाएगा, और ये जरूरी नहीं है कि हर हर वक्त चेंज हो। वर्ड लिखा हुआ है इट मे चेंज, चेंज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है आप मोशन किस तरह की परफॉर्म कर रहे हैं। If the angle between the acceleration and velocity is 90 degree, the path of the particle is circle। ये सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका एमसीक्यू है। जब दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा तो पार्टिकल क्या करेगा, सर्कल बनाएगा, सर्कल में मूव करेगा।
the particle speed up, that is the speed of particle, increases when the angle between A and B lies between -90 and the particle speed up. Particle speed कब करता है? That is the speed of particle increases when the angle between acceleration and velocity lies between -90 degree and +90 degree. आप पता है ये किस सेंस में बात कर रहे हैं? ये 2 पॉइंट मैं आपको डिस्कशन ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है? अब ये पता नहीं वो 1D की बात कर रहा है या 2D की कर रहा है, तो ये मैं डिस्कशन ग्रुप में आपको वॉइस में करके बता दूंगा. The speed of the particle remains constant when the angle between the A and B is equal to 90 degree. क्योंकि 90 डिग्री में वो क्या बनाता है? सर्कल बनाता है. और आप जानते हैं कि सर्कल में स्पीड चेंज नहीं होती, क्योंकि हर पॉइंट का फासला सेम होता है, इसलिए सर्कल में आपकी स्पीड चेंज नहीं होगी. The distance covered by a particle never decreases with time. ये हम पढ़ चुके हैं. डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं करता, ये हमेशा इंक्रीज करता है. नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर जाहिर है कि अगर आप खुद मूव करवा रहे हैं ना, दो तरह की मोशन होती है ना. एक है कि आप वो जैसे ना पत्थर है, पत्थर को आप रस्सी के साथ बांध दें जमीन ना, और फिर उसको घुमाना शुरू कर दें, तो जब तक फोर्स सेम रहेगी तो फिर जाहिर है कि उनकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी. लेकिन अगर आपकी वो स्पीड फोर्स आप चेंज कर दें तो फिर स्पीड भी चेंज हो जाएगी. हाँ जी, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के साथ. सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तब होगा जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब आता है जब स्पीड चेंज होगी. हॉरिजॉन्टल सर्कल में स्पीड चेंज नहीं होती, वर्टिकल सर्कल में आपकी स्पीड चेंज होती है, ठीक है? दो तरह की सर्कुलर मोशन होती है ना, एक होती है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और एक होती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड सेम रहेगी, वहां पर भी चेंज हो सकती है, क्योंकि अगर आप वो मतलब फोर्स चेंज कर रहे तब हो, वहां पर भी हॉरिजॉन्टल में भी चेंज हो सकती है. यानी कि सिंपल वर्ड में आप कह सकती हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जो मोस्टली हम केसेस लेते हैं वहां पर स्पीड कांस्टेंट रहती है. और वर्टिकल मोशन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट, सॉरी दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड हमेशा चेंज होगी. क्लियर है स्मीना? ये जो बात लिखी है ये मे और मे नॉट में आती है, ऑलवेज में नहीं आती. ये जो पॉइंट है ना, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द एंगल बिटवीन ए एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये बात उसने बताई है कि जब एंगल 90 डिग्री होगा ना तो तब इसका मतलब है बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है. अगर 90 के अलावा कोई एंगल हो जिसका मतलब है उसकी बॉडी की जो स्पीड है वो कम या ज्यादा हो रही है. क्लियर है कि जब एंगल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के दरमियान 90 डिग्री है, क्योंकि दो तरह की मोशन होती है ना हॉरिजॉन्टल मोशन, एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म. तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा, हमेशा. लेकिन अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, वहां पर इन दोनों के दरमियान एंगल 90 के अलावा होगा. अब क्लियर है? जब आपकी स्पीड कांस्टेंट होती है तब एंगल हमेशा एक्सेलरेशन वेलोसिटी में 90 डिग्री होगा, और जब आपकी स्पीड चेंज होती है तब एंगल वो वेरी करता है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज द यूनिक पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, क्योंकि ये इट मे और मे नॉट बी एक्चुअली ट्रेवल्ड पाथ ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि यह डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, तो इस वजह से ये उसने बात
कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यूनिक पोजीशन होती है, यूनिक पाथ होता है, एक ही पाथ होता है। यूनिक का मतलब क्या होता है, एक। जैसे और ये सिंगल वैल्यू होता है। हमें हमने लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि डिस्टेंस मल्टी वो उनकी सिंगल वैल्यू नहीं होती, वो डबल वैल्यू या मल्टीपल वैल्यूज उनकी हो सकती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये यूनिक पाथ होता है क्योंकि इसकी सिंगल वैल्यू होती है। एक ही पाथ होता है, वो वाला पाथ जो स्ट्रेट हो, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिर वो कहते हैं इट मे और मे नॉट बी द एक्चुअली ट्रेवल्ड पाथ ऑफ द पार्टिकल। तब देखिए अगर पार्टिकल क्या करे, वो मूव करके वापस अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए, तो पार्टिकल इन रियलिटी तो डिस्टेंस ट्रेवल की है, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता। डिस्प्ले यही वो बात यहाँ पर लिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल गिव नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द पाथ फॉलो बाय द पार्टिकल। फिर डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। स्पीड का भी हमने पढ़ लिया है। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द, ये भी हो गया था कि जब आपकी जो एवरेज स्पीड वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हो, जिसका मतलब है आपकी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म स्पीड से जाती हैं तब आपकी जो आंसर आता है, चाहे आपका एवरेज स्पीड का आंसर हो चाहे आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का आंसर हो, वो सेम होगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड में आपका आंसर बदलता नहीं है। बॉडी पूरी जर्नी में एक ही वेलोसिटी से मूव करती है। No force is required to move the body or an object with uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है बताएं? बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कब होती है? जल्दी बताएं। बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कब होती है? जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। जब नेट फोर्स जीरो होगी तो तब बॉडी क्या करेगी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। अब देखिए मजे की बात है कि नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, फिर भी बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि जब मूव करते हुए अगर उसकी नेट फोर्स जीरो हो जाती है ना, फिर वो ड्यू टू इनर्शिया वो मूव करती है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि क्योंकि फोर्स ही वो चीज है जो बॉडी को मूव करवाती है, तो वो आपसे कहती हैं कि जब आपने फोर्स जीरो कर दी, नेट फोर्स जीरो हो गई, तो फिर बॉडी कैसे मूव कर सकती है? तो आपने ये आंसर देना कि अगर मूव करते हुए बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हुई है, तो चूंकि उसके पास अब फोर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो खत्म हो गया, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गई है। अब उसकी जो मोशन होगी वो ड्यू टू इनर्शिया होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी मूव कर रही है, तो उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन मौजूद होगा, तो वो फिर उसको आगे फर्दर प्रोसीड आपको करवाएगा। ये सवाल आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी किया जाता है कि आप कहते हैं कि एक्स मोशन वो कांस्टेंट, वहां पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। जब फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो फिर बॉडी एक्स मोशन के अलोंग मूव कैसे करेगी, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कैसे करेगी? चूंकि उसको हमने इनिशियल पुश दिया होता है, हमने उसको एट अ सर्टेन एंगल पे पहले बॉडी को थ्रो करती हैं, तो जब थ्रो करती हैं तो हमने उसको मोशन दे दी, तो बाद में उस पर हमने ये वो चूंकि उस पर जो रेजिस्टिव फोर्स वो जीरो होती है अलोंग द एक्स डायरेक्शन, लेकिन उसके अलोंग द एक्स डायरेक्शन उसके पास इनर्शिया तो मौजूद है ना, क्योंकि शुरू में हमने उसको 2D में फेंका था, तो इनर्शिया उसके पास एक्स में भी मौजूद है, वाई में भी मौजूद है। एक्स में तो हमने फोर्स को खत्म कर दिया, ये रेजिस्टेंस हमने कहा कि फोर्स आई नहीं है, तो वो फिर कैसे मूव करेगा, ड्यू टू द इनर्शिया मूव करेगा। और यही सवाल 2022 में भी आया था कि जो आपका जो जेट इंजन है वो स्पेस में चल रहा है, तो वहां पर उसमें खराबी आ जाती है, तो वो बंद हो जाता है, उसका इंजन बंद हो जाता है, तो क्या वो मूव करता रहेगा या उसकी मोशन बंद हो जाएगी बताएं? एक जेट इंजन है, स्पेस में वो मूव कर रहा है, तो उसका जो इंजन है वो कुछ खराबी की वजह से बंद हो जाता है, तो वो क्या मोशन उसकी बंद हो जाएगी या करता रहेगा? हाँ जी, मोशन करता रहेगा, क्योंकि उसके पास इनर्शिया मौजूद है। चाहे आपकी एक्सटर्नल फोर्स खत्म भी हो जाए ना,
या नेट फोर्स आपकी जीरो हो जाए, क्योंकि अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पास इनर्शिया मौजूद है, और इनर्शिया आपको वो तब तक उसके पास मौजूद रहेगा जब तक उसके रास्ते में रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती। अब एक ऐसा बंदा जिसका अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, वो सड़क पे वो स्लाइड करता हुआ मूव करता चला जाता है, क्योंकि सड़क पर फ्रिक्शन मौजूद होती है। तो अगर आप तेज स्पीड में है ना, तो जब आप वो टक्कर लगती है तो वो फिर बंदा हवा में उड़ता उड़ता है। हवा में एयर रेजिस्टेंस मौजूद होती है, तो वो इनर्शिया को काउंटर करती है, स्पीड कम हो जाती है। फिर वो जब जमीन पे गिरता है तो जमीन पे इस तरह वो रगड़ खाता हुआ चलता चला जाता है। तो जब तक उसके पास इनर्शिया मौजूद है तब तक उसने मूव करना है। तो चूंकि अब वो सरफेस के ऊपर रगड़ खा रहा है, तो सड़क पे रगड़ खा रहा है, तो सड़क पर उसके रेजिस्टिव फोर्स मौजूद है, वो इनर्शिया का मुकाबला करेगी, इनर्शिया को काउंटर करेगी। तो जितना उसके पास इनर्शिया होगा, तो उसकी जो रेजिस्टिव फोर्स वो तब तक उसका मुकाबला करेगी। जब वो दो उसका इनर्शिया खत्म हो जाएगा, उसको वो काउंटर कर लेगी, वो फिर आपका बॉडी रेस्ट में आती है। तो ये इसलिए कहते हैं कि अगर आप स्लो स्पीड से जा रहे हैं ना, तो उस वक्त आपके पास इनर्शिया मोशन कम होता है। तो अगर आप सड़क पे रगड़ खा रहे होते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद आप रुक जाएंगे, क्योंकि आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन कम है। तो जो सड़क की जो रेजिस्टिव फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, वो आपको जल्दी रोक लेगी, तो आपको चोट कम लगेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही हैं, तो फिर आप जब सड़क पे रगड़ खाएंगे तो जो आपकी जो मांस है, जिल्द है, वो आगे से वो मतलब है जख्मी होना शुरू हो जाएगी। तो चूंकि आपके पास इनर्शिया मोशन बहुत ज्यादा है, तो सड़क को आपको रोकने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो जब तक सड़क आपको रोकेगी, सड़क की जो रेजिस्टिव फोर्स आपको रोकेगी, तो तब तक आपकी जो वो पूरी हड्डी का वो ट्यूमर भी बन सकता है। तो इसलिए जो वो जिनकी स्पीड कम होती है ना, तो इसलिए वो सेफ रह जाती हैं मोस्टली केसेस में, और जिनकी स्पीड ज्यादा होती है वो फिर अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। तो इसके पीछे ये सारी फिजिक्स होती है। लेकिन स्पेस में क्या होता है? स्पेस में तो रेजिस्टिव फोर्स मौजूद ही नहीं है, क्योंकि वहां हवा है ही नहीं है। तो वहां पर भी फिर जो बॉडी वो रुकेगी, कभी भी नहीं रुकेगी। तो क्या स्पेस में फ्रिक्शन फोर्स मौजूद होती है? स्पेस में खास ख्याल है कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं होती। अब रास्ते में आपका वो पत्थर आ गया है, अब वही जो जेट इंजन जो बंद हो गया है, तो रास्ते में वो आ गया पत्थर है, तो क्या पत्थर के पास फ्रिक्शन फोर्स मौजूद नहीं है? पत्थर के पास क्या फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद नहीं है? क्योंकि आप जानती हैं स्पेस में पत्थर मौजूद हैं, रॉक्स मौजूद है, टुकड़े उनके मौजूद हैं। तो क्या उनके पास फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद नहीं होगी? देखिए, फ्रिक्शनल की फोर्स सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जहां पर सरफेस होती है वहां पर फ्रिक्शनल की फोर्स मौजूद होगी। इसका ग्रेविटी से कोई लिंक नहीं है, इसका हवा से कोई लिंक नहीं है। हवा की दो तरह की रेजिस्टिव फोर्स पड़ती हैं। एक सरफेस की रेजिस्टिव फोर्स को पड़ती हैं, जिसको हम नाम देते हैं फ्रिक्शन का। और दूसरी जो रेजिस्टिव फोर्स हम पढ़ती हैं उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। वो पानी के केस में, लिक्विड के केस में भी हम पढ़ती हैं, और हवा के केस में, यानी कि फ्लूइड्स के केस में। फ्लूइड की जो रेजिस्टिव फोर्स होती है उसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, और जो सरफेस की जो रेजिस्टिव फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को आप खत्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकती हैं। तो स्पेस में जो सरफेस मौजूद है, जाहिर है वो सरफेस है, पत्थर है, तो उसके अंदर वो फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होगी, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। अब सवाल आ जाता है कि जब फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है, तो फिर जो बंदा है स्पेसशिप में, वो खड़ा वो क्यों नहीं हो पाता? वो किसी चीज को वो पकड़ क्यों नहीं पाता? तो उसकी यही वजह है कि चूंकि जो रिजर्व जो इनकी जो फोर्सेस होती हैं, हम जो सब वो हमने बनाना है, चाहे आप जमीन की बात कर लें या ज़रा की जो स्पेस ही बनाया जाता है वो फ्लैट बनाया जाता है, तो वहां पर फ्लैट सरफेस होती है। फ्लैट के पास वैसे ही जो फ्रिक्शनल फोर्स वो बहुत कम होती है। अगर खुरदरी सतह भी हो तो फिर भी उसके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है वो कम ही होती है। जमीन पे तो हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स है ना, तो ग्रेविटी की फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स ये दोनों हमें वो पकड़ के रखती हैं, तो इसलिए हम जमीन पे गिरते नहीं हैं। लेकिन चूंकि स्पेस में ग्रेविटी की फोर्स है नहीं है,
और फिर वहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद है, तो इस वजह से वहां पर आपको ये मसाइल का सामना करना पड़ता है। फ्रिक्शन का ग्रेविटी या हवा से कोई लिंक नहीं है, ये बात याद रखिएगा। फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस, ये सरफेस की प्रॉपर्टी होती है और ये इंट्रिंसिक फोर्स होती है। फ्रिक्शनल फोर्स इज द इंट्रिंसिक फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स इज द इंट्रिंसिक फोर्स, क्योंकि ये आप खुद पैदा नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली पैदा होती है। और आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी इसको खत्म नहीं कर सकते। और ये फ्रिक्शनल फोर्स अराइज क्यों होती है? अगर सरफेस की बात करें तो ये सरफेस के अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो सरफेस पर आपको गुबार नजर आएंगे। तो उसको आप इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, वो मुझे माइंड में नहीं है। उर्दू में जो गुबार कहती हैं, खुरदरापन कहती हैं, वो मौजूद होता है। अगर आप माइक्रोस्कोप से फ्लैट सरफेस को भी देखें ना, तो आपको खुरदरी नजर आती है। और अगर आप तो इसकी ये रीजन है कि वहां पर खुरदरापन होता है, सरफेस के अंदर मौजूद होता है, तो इस वजह से सरफेस के अंदर फ्रिक्शन मौजूद होती है। अगर आप आ जाए फ्लूइड्स पर, तो फ्लूइड्स में क्या होती हैं? नंबर ऑफ एटम्स होती हैं। चाहे आप वो पानी की बात कर लें या बात कर लें हवा की, तो वहां पर क्या होती हैं? तो वहां पर एटम तो मॉलिक्यूल्स की गेम होती है, तो वो फिर आपको क्या कहते हैं, वो आपको रोकती हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट सवाल है, क्या नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब हमेशा वेलोसिटी डिक्रीज होनी होता है? क्या नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब हमेशा वेलोसिटी का कम होना होता है? कि जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो, या आप बोलो कि नहीं, जब भी वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो, तो आप बोलो कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हमेशा ऐसे ही होगा। नॉट नेसेसरी। लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है, यहाँ पर जैसे लिखा भी हुआ है कि अगर आप पोजीशन से लेफ्ट साइड पे जाती हैं, तो तब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन वो चूंकि आप पोजीशन से लेफ्ट साइड पे जाती हैं, तो तब आपकी वेलोसिटी को नेगेटिव लिया जाता है। हालांकि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ओरिजिन से आप दूर जा रही हैं, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन चूंकि आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो इसलिए आपकी जो वेलोसिटी वो क्या, आप उसको लेंगे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स करनी है, उसको कैलकुलेट करना है। तो ये वजह है कि जब आप ओरिजिन जो सिलेक्ट करेंगे, अगर उस ओरिजिन के राइट साइड पे बॉडी जा रही है, तो उस वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे। अगर उस वेलोसिटी के वो नेगेटिव लें, वो मतलब लेफ्ट साइड पे जाए, तो फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव वेलोसिटी का कतई तौर पर यह मतलब नहीं है कि वेलोसिटी हमेशा कम हो। नेगेटिव वेलोसिटी के केस में वेलोसिटी ज्यादा भी हो सकती है। और आप देखिए उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि जब आप देखिए ओरिजिन से राइट साइड पे जा रहे हैं, तो जब ओरिजिन से राइट साइड पे जाते हैं, तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होने को आप कहते हैं पॉजिटिव वेलोसिटी, तो डिक्रीज होने को आप क्या कहते हैं? नेगेटिव वेलोसिटी। इसी तरह जब आप ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जाएंगे, तो इंक्रीज होने को नेगेटिव बोलेंगे और डिक्रीज होने को आप पॉजिटिव बोलेंगे। क्लियर है? बाकी व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। When a body reverses its direction of motion while moving along a straight line, then the distance traveled by the body is greater than the magnitude। ये हम पढ़ चुकी हैं कि डिस्टेंस कभी भी वो ग्रेटर नहीं होता, बल्कि वो इंक्रीज ही होगा। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि स्पीड आपकी किस पे डिपेंड करती है? स्पीड आपकी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ये आज खत्म नहीं हो पाना, अब इसकी वो 2 स्लाइड रहती हैं। 4 मिनट रहते हैं लेक्चर खत्म होने में। बाकी फिर आप पढ़ लीजिएगा, जब लेक्चर खत्म हुआ जो ना हो वो डिस्कस कर लीजिएगा। स्पीडोमीटर क्या करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को वो मेजर करता है। तो जबैना पार्टी का ये फार्मूले हैं, इनको आपने याद रखना है। ये कौन से फार्मूले आपने कब अप्लाई करने हैं। ये वाला जो एवरेज वेलोसिटी के आप डिफरेंट फार्मूला देखते हैं,
ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपने तब यूज करना है, वो सारी कंडीशन लिखी हुई हैं, जिनको आप पढ़ लीजिएगा। फिर एवरेज ये एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फार्मूला है, ये वाला। तो ये कब यूज करना है, ये उर्दू में यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। कंसेप्ट कोई नहीं है, जस्ट कंडीशन है। और ये तीसरा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, तो इनकी आपने स्टेटमेंट देख लेनी है। फॉर टू पार्टिकल्स having displacement time graph with slope theta and theta prime opposes velocity v। तो अगर टू पार्टिकल्स वो मूव कर रहे हैं, दोनों डायरेक्शन बना रही हैं कि v1 आपकी और है, v2 और है, यानी दो वेक्टर्स है वेलोसिटी के आपके पास, तो फिर आपकी डायरेक्शन भी ज़रा डिफरेंट होगी, क्योंकि आपके दोनों वेलोसिटी डिफरेंट है। तो जब वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो वेलोसिटी वेक्टर डिफरेंट होंगे, जब वेलोसिटी वेक्टर डिफरेंट होंगे तो डायरेक्शन भी डिफरेंट होगी, यानी कि थीटा भी डिफरेंट होगा। और आप जानते हैं कि स्लोप किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कि जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती हैं तो स्लोप क्या होती है, उसकी इक्वल होती है, हर जगह सेम होती है स्लोप, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन आपके ग्राफ पड़ा था ना, वहां पर जहां पर जिस पॉइंट पे मर्जी आप स्लोप निकाल लें, स्लोप आपको सेम मिलती है। तो ये बात यहाँ पे लिखी है, ग्रेटर द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ग्रेटर इज द वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी के इक्वल होती है। और एरिया अंडर टाइम, एरिया अंडर जो होता है उन दोनों में आप मल्टीप्लाई कर देती हैं, बी और टी को मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी क्या बताती है आपको, एक्सेलरेशन बताती है। फिर ये एवरेज एक्सेल, जिस तरह आपने एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा था, तो ये फार्मूला आपका एवरेज एक्सेलरेशन का आ गया। तो इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू बॉडीज और डिफरेंट मैसेज, दो आप सेम फोर्स आप अप्लाई करते हैं, यानी कि एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले ये भी आप देख लीजिएगा। इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो फिर आपका जो है जो डिस्टेंस है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको समझ में ना आए, रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुन लीजिएगा फेज बैच 2 के, जो मैंने आपको ग्रुप में मैम ने आपको सेंड किए हैं, वो आप लेक्चर सुन लीजिएगा। ये सारे जो पॉइंट है ना, कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर कैसे होता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1:4:9 रेशियो ये कैसे आती है, ये वाला फार्मूला हमने कब यूज करना है, ये वाला फार्मूला हमने कब यूज करना है, 1:3:5 ये कब आती है, ये सारा लेक्चर हमने डिस्कस कर चुकी हैं। तो इसलिए दोबारा जो एक चीज डिस्कस हो चुकी है, और हमारी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है, नहीं थोड़ी बहुत अच्छी खास समय डिस्कशन हो चुकी है, तो वो आप लेक्चर सुन लीजिएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो वो फिर आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा। तो अब संडे को आपका क्विज होगा, तो अपनी तैयारी करके आइएगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे ना तो ये मैं दोबारा समझा दूंगा जी, हाँ ठीक है। लेकिन जो बात यह है कि डिस्कशन वो लेक्चर अगर आप देखेंगे रिकॉर्डेड, अगर आपको समझ में नहीं आती तो दोबारा मैं आपको समझा दूंगा लाइव क्लास के अंदर। मंडे को आपका क्विज डिस्कशन होगी, जो संडे का आपका क्विज होगा ना वेक्टर का, मंडे को वही डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसमें कोई इश्यू हो, ये जो पॉइंट्स रहते हैं अभी, तो अगर आपको इनमें कोई इश्यू हो तो वो फिर दोबारा मैं समझा दूंगा।